खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन जारी। कॉर्पोरेट और एसोसिएट क्लास में एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के चुनाव के लिए पोलिंग 5 बजे तक जारी रहेगी। चैम्बर के इलेक्शन में रिवायती हरीफ फ्रेंड्स बिजनेस फोरम और फाउंडर ग्रुप के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मजीद इसी पर बात करने के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम सिद्दीक, बताइएगा उम्मीदवार कितने एक्साइटेड हैं और जीत के लिए किस हद तक पुरअज़्म है? पूरा कैंपेन चलाई जब से इलेक्शन कैंपेन आगाज हुआ तो आज उसके नताइज अखज़ करने का नतीजा, और आज नताइज जो है वो वोटर की सूरत में जिस उम्मीदवार को वोट मिलेंगे वो जीत होगी। गर्मी है, हबस है, इलेक्शन की भी गर्मी है और इसमें वोटर्स का जोशो खरोश भी है और उम्मीदवार भी पूरी उम्मीद है कि उनको वोटर वोट देंगे तो वो जीत जाएंगे। अब्दुल सलाम है जो फाउंडर ग्रुप के उम्मीदवार भी हैं और जनरल सेक्रेटरी भी अंजुम ताजरान के पास होता है। गर्मी है, हबस है और इस हबस में भी देख रहे हैं कि वोटर्स का बहुत बड़ा जोश है। तो अब पूरी कैंपेन में आज रिजल्ट आने में भी थोड़ा सा वक्त रह गया है, कितने पूरी उम्मीद है? जी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रहमत रखेगा कि इस दफ़ा फाउंडर जो है वो बहुत अच्छी कारकर्दगी अपनी दिखाएगा, क्योंकि हुआ ये कि काफ़ी टाइम से हमारा वोटर जो था वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट था। क्योंकि होता ये है कि यहाँ पे हुकूमती साइड पे लाजमी बात है थोड़ा सा ताजरों का झुकाव होता है, मगर इस दफ़ा हमने जो ताजरों ने किया, जो हुकूमत ने ताजरों के साथ किया, उसका ये रिजल्ट है कि इस दफ़ा ताजर भरपूर तरीके से फाउंडर को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह फाउंडर जो है वो अपनी अच्छी कारकर्दगी के साथ अच्छे अपने जो उनके उम्मीदवार हैं वो इंशाल्लाह विन करेंगे। बिल्कुल, फाउंडर के उम्मीदवार पूरा उम्मीद है। इसी तरह फ्रेंड्स का कैंप भी सजा हुआ है और फ्रेंड्स में भी उम्मीदवार बैठे हुए हैं, उनके ग्रुप लीडर्स बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ बातें की जा रही हैं। उस्मान साहब, आपका ग्रुप आप देख रहे हैं कि कितनी गर्मी में वोटर्स आ रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं। फाउंडर वाले भी पूरी उम्मीद है, आप भी पूरी उम्मीद है कि आप 5वीं दफा इसको जीतेंगे। तो वोटर्स तो देख रहे हैं, मगर एज ए कैंडिडेट या ऐसे आप लीडर तो अपने वोटर्स के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की काविशों के लिए क्या इकदाम करें? देखिए जी, चैम्बर हमेशा से जो है वो अच्छे इकदाम करता है अपने वोटर्स के लिए और अपने ताजर बरादरी के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारी नई जो अभी क़यादत आएगी इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम क्लीन स्वीप करेंगे। तो जो नई क़यादत आएगी हमारी इंशाल्लाह वो आपके लिए ताजर बरादरी के लिए मजीद अच्छे काम करेगी। और मैं वोटर्स को सलाम पेश करता हूँ जो इतनी गर्मी में आए यहाँ पे, और आपकी मीडिया को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी खिदमत दे रहे हैं हमें, और पुलिस डिपार्टमेंट को करता हूँ। जी, पुलिस डिपार्टमेंट भी यहाँ पे सिक्योरिटी दे रही है। फ्रेंड्स बिजनेस फोरम के जो लीडर है सुबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी, वो सुबह से शाम तक यहाँ पर बैठे हैं। आप चेयरमैन है अपने ग्रुप के, सुबह से शाम तक यहाँ पर बैठे हैं और अब वोटर्स को आपने मोटिवेट किया और अब रिजल्ट का थोड़ी देर वक्त रह गया है। तो कितनी कामयाबी के लिए पूरा उम्मीद है, कैसा देख रहे हैं? इतनी गर्मी हबस में भी वोटर्स बड़े पुरजोश है वोट डालने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैंने ये 20 दिन डोर टू डोर मैंने किया, वर्किंग किया, लोगों के घरों में गया हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला जो मैं इस वक्त तक का माहौल देख रहा हूँ, अल्लाह के घर से मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हम 14 की 14 सीटें जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इतनी गर्मी में आप क्या देख रहे हैं कि वोटर्स वोट कास्ट करने के लिए आ रहा है, हबस है, लोगों का जोश देखने में आ रहा है। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बेहतरी के लिए क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे ताकि ताजरों की फलाह बहबूद हो सके, रिमिया खान में इंडस्ट्री जो है उसकी बेहतरी के लिए फैसले हो सके? देखें जी, ये इंशाअल्लाह ताला जैसे आपने देखा हमारे सारे प्रोग्राम होते थे इंशाअल्लाह ताला इंडस्ट्री के लिए, और हमने इसी तरह यंग जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको हमने इलेक्शन लड़वाया है, और वो इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए वापडा के मसाइल, इनकम टैक्स के मसाइल और नए जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक कारोबार करने के लिए इंशाअल्लाह ताला वो चैम्बर काम करेगा। और मैंने सब ताजरों को अपील किया कि वो जो गरीब नादर बच्चे होते हैं जो तालीम जारी नहीं रख सकते, उसके लिए इस साल हम फंड कायम करेंगे कि जो यतीम बच्चे हैं, गरीब हैं, जो यूनिवर्सिटियों का खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो इंशाअल्लाह ताला उनके लिए अलहदा फंड कायम करके और उनको हम फंडिंग करेंगे इंशाअल्लाह ताला इस दफा। चेयरमैन, फ्रेंड्स फोरम जो है बिजनेस फोरम, वो कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि बहुत पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। आसिम सिद्दीक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सेनेटर चौधरी सऊद मजीद कहते हैं वो चैम्बर इलेक्शन में सारी नशिस्तों को जीतेंगे, लेकिन सियासी मुदाखलत मुनासिब नहीं है। मजीद इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महमूद जहीर। महमूद, बताइएगा कितने एक्साइटेड हैं और टर्न आउट कैसा है, बताइएगा। साथ मौजूद हैं सेनेटर सऊद मजीद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के लीडर हैं और इस वक्त वोट डालने के लिए आए हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में।
क्या देख रहे हैं आपके ग्रुप की जीत क्या होगी? इंशाल्लाह जीतेंगे जी, पूरी उम्मीद है। और इंशाल्लाह मेरी जो एक्सपेक्टेशन है 10 सीटें हम जीतेंगे, हो सकता है 1-2 स्लिप हो जाएं बीच में से। तो जहां तक बात है ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो इसमें हो रही है, आपको नजर आ रही है। और वो लोग इसके फैसले कर रहे हैं ग्रुप के, जिनका ना कोई कारोबार है ना कोई सिलसिला है भावलपुर में, बल्कि मैं तो समझता हूं कि वो सिर्फ कारोबारियों को उनसे जो है ना पैसे जैसे भत्ता नहीं लिया जाता, उनसे भत्ते लेते हैं। तो भत्ता ग्रुप जो है इस वक्त एक तरफ है और एक तरफ कारोबारी लोग हैं। और इसके अलावा जहां तक चैम्बर का इलेक्शन दागदार हो गया, क्योंकि मुझे तो खुशी होती कि अगर 2 कारोबारी ग्रुप्स आपस में टकराते। यहाँ पे तो एक ग्रुप हाईजैक हुआ है भत्ते वालों से, जैसे अल्ताफ साहब ने कराची को हाईजैक किया हुआ था, इधर भी कुछ लोग हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कारोबारियों से भत्ते लेते हैं। ये मैं आपको वाज़ेह बताना चाहूँ कि हर कारोबार उनके कौन लोग हैं? वो लोग आप जानते हैं, आप शहर के रहने वाले हैं, आप कोई मासूम तो नहीं है, आपको पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और वो लोग ये अब इसको इस हद तक ले गए हैं कि हमारी रेट गई डीजीटीओ को, डीजीटीओ ने फैसला किया कि आप लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन उसको इतना पॉलिटिकली वहां तक जोर लगाया गया कि डीजीटीओ का अनाउंस्ड फैसला खत्म कराया गया और हमारे कैंडिडेट को जो है ना डिस्क्वालीफाई किया गया। तो ये इस हद तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब होगी तो ये इलेक्शन नहीं रहेगा, ये मजाक बन जाएगा। और ये शहर की कारोबार के लिए कोई अच्छे साइंस नहीं है, बल्कि ये बुरे साइंस हैं। उनका ज़ाती एजेंडा तो पूरा हो सकता है, लेकिन इस शहर के कारोबारी का कोई मसला हल नहीं हो सकता। ज़ाती एजेंडा तो पूरा हो सकता है, लेकिन कारोबार का मसला हल नहीं होगा। महमूद, आपका शुक्रिया। डीजी खान समेत पूरे जनूबी पंजाब में एक बार फिर लोकल बॉडी इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो गए हैं। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हल्का बंदियों की फरिश्तें अवेजा करने की तारीख 15 रोज के लिए मौखर कर दी गई है। अपडेट करेंगे इस हवाले से मोहसिन अल मुल्क। मोहसिन बताएगा। नेबरहुड और विलेज पंचायत कौंसल्स की हल्का बंदियों के हवाले से 18 तारीख को फहरिस्तें जारी करनी थी, लेकिन किसी वजूहात की बिना पर इनको मौखर कर दिया गया 15 दिन के लिए। वजूहात क्या है? हमारे साथ मलिक रमजान साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं लोकल गवर्नमेंट डीजी खान। तो वजूहात क्या है? थैंक यू सर। ये था कि 18/9 को जो है ना हमारी ये इब्तदाई फरिश्तें डिस्प्ले होनी थी, जो हमारी डिलिमिटेशन है सर, ये नेबरहुड काउंसिल्स और जो है ना विलेज काउंसिल की, ये सर हमारी कंप्लीट हो गई हैं सर हर लिहाज से। बस फिर जो 18 को लगनी थी, फिर इलेक्शन कमीशन ने जो है ना एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया, जिसके साथ उन्होंने कहा इसको 15 दिन के लिए अभी मुलतवी किया जाए, क्योंकि इसमें एक तो था इनके नाम रखने थे सर, हमारी तरफ से तो नाम रखे गए थे, डी साहब ने दे दिया। बाज़ अजला में शायद अभी उन्होंने जो है ना महल्ला काउंसिलों और विलेज काउंसिल के नाम रखने थे, उसका नोटिफिकेशन होना था, वो शायद अभी नहीं हुआ। और कोरोना का इशू भी था, क्योंकि अब सेकंड फेज कोरोना का 1-2 जगहों पे हमारे जैसे भावलपुर में है, वहाँ पे मतलब पीक पे था। इस पे उन्होंने कहा कि जो है ना वो ये भी एक रीज़न उन्होंने बताया सर। 15 दिन के लिए भी पोस्टपोन हुआ है सर। ये 15 दिन के लिए पोस्टपोन हुआ है। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। इस हवाले से मुल्तान में बल्दियाती इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ जारी। तहरीक इंसाफ के सिटी सदर अदनान डोगर मेयर मुल्तान के ख्वाहिशमंद निकले, कहते हैं कि पार्टी ने मौका दिया तो बतौर मेयर मुल्तान शहर की खिदमत करूंगा। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जुनेद, बताइएगा मजीद। बिल्कुल, बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों का जो है वो आगाज हो चुका है। एक जानिब जो है यूसी सतह पर जो है वो जोड़ तोड़ जारी है, तो दूसरी जानिब मेयर मुल्तान के लिए भी बड़े नाम सामने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से अदनान डोगर जो है वो मेयर मुल्तान के मजबूत उम्मीदवार हैं। सो हमारे साथ मौजूद में बात भी करेंगे। अदनान भाई, कैसे देख रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी को, खास तौर पर तहरीक इंसाफ की यूसी सतह पर और मेयर मुल्तान का इलेक्शन लड़ने की क्या तैयारियां हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जुनेद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर मैदान में मुकाबला करने के लिए तैयार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और कारकुन भरपूर तैयारियां कर रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन में। इंशाअल्लाह ताला जब इलेक्शन का मौका आएगा तो पीटीआई पंजाब में सरप्राइज देगी। इंशाअल्लाह ताला पूरा पंजाब पीटीआई विन करेगी और कारकुन हमारे काम कर रहे हैं और हमारे एमपीएज एमएनएज भी और पंजाब हुकूमत भी, सीएम साहब भी परसों यहाँ विजिट करके गए, वो भी मुल्तान पैकेज दे के गए। तो ये सब काम हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला इसके समराज जो है बल्दियाती इलेक्शन पे आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला मुल्तान से क्लीन स्वीप करेगी। सिटी सदर तहरीक मुल्तान से क्लीन स्वीप करेगी। जुनेद, आपका शुक्रिया। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों का टिकटें न मिलने पर पीआईए दफ्तर के सामने एहतजाज जारी है। बड़ी तादाद में मुसाफिरों ने पीआईए दफ्तर के सामने नारेबाजी की। मुसाफिरों ने टिकटों की फराहमी के लिए नारे लगाए। मुसाफिरों का कहना है कि वीजे की तारीख खत्म होने वाली है और अभी तक टिकटें नहीं मिल रही। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है बिलाल नियाज़ी। बिलाल बताएगा।
PIA दफ्तर के बाहर मौजूद है और यहाँ पर जो इस हवाले से बैरून मुल्क मुसाफिरों ने जाना है वो टिकट्स लेने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि उनको टिकट्स फराहम नहीं की जा रही, जिस पर वो सरापा एहतजाज हैं। उनका ये भी इल्जाम है कि जो PI की सऊदी अरब की टिकट्स हैं वो इस हवाले से ब्लैक में फरोख्त की जा रही हैं, जिसके बायस उनको ज्यादा पैसे देना पड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा आप बताइएगा, आपके पास पासपोर्ट भी मौजूद है, क्या कहते हैं, टिकट दी इनको आपने? नहीं दी, इन्होंने कहा कि ये वर्का ले जाओ, 29 तारीख को टिकट मिलेगी। कब मिलेगी? 29 तारीख को टिकट मिलेगी, 30 को हमारा वीजा खत्म होने वाला है। इन्होंने बोला है कि जाओ बाद में फोन करेंगे। सभी का एकदम टिकट खत्म हो रहा है, ये देख लें। जो बाहर से टिकटें मिल रही हैं वो मिल रही हैं। अभी मैं फोन करता हूँ आदमी को, वो बोला 5 बजे, इन्होंने बोला 5 बजे, शाम के 5 बजे आ जाना। शाम के 5 बजे इनका दफ्तर बंद हो जाता है। हुकूमत से पूछा जाए कि ये जो जहाज जा रहा है कहाँ से टिकट आ रही है, ये ब्लैक में दे रहे हैं। ब्लैक में खाली। बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग शराब पे एहतजाज हैं, आप भी आगे। यार हमें हुकूमत से ये बात करना चाहते हैं। हमें कहते थे ओवरसीज पाकिस्तान का सरमाया है, अब हमारी कोई सुन रहा नहीं है, ना हुकूमत सुन रही है ना कोई और। प्राइवेट अदारे से हमें टिकट मिल रही है 1,70,000 की, 1,65,000 की। अब हमारी ख्वाहिश यही है, हमें सूदिया पंचायत है, हमारे 6 दिन रह गए हैं, नहीं तो हमारा वीजा खत्म हो जाएगा, हमारे सब बच्चे रुल जाएंगे या हम मर जाएंगे। बिल्कुल, इस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। बाशिक्रा बिलाल न्याजी आपने अपडेट किया इस हवाले से। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल्स और अकेडमीज के खिलाफ इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ राना शुएब ने आइडियल अकेडमी को सील कर दिया। आइडियल अकेडमी का शुमार मुजफ्फरगढ़ की सबसे बड़ी और महंगी अकेडमीज में होता है। आपको अहम खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में कोविड-19 SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल्स और अकेडमीज के खिलाफ इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ राना शुएब ने आइडियल अकेडमी को सील कर दिया। आइडियल अकेडमी का शुमार मुजफ्फरगढ़ की सबसे बड़ी और महंगी अकेडमीज में होता है, तो मुजफ्फरगढ़ की आइडियल अकेडमी को फाइनली SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर सील कर दिया गया। CEO एजुकेशन DD खान शमशेर अहमद खान का कहना है कि 1200 से ज्यादा बच्चों के कोविड-19 टेस्ट कर लिए गए हैं। बात करेंगे इस हवाले से इकबाल सादिक से। इकबाल अपडेट कीजिएगा। CEO एजुकेशन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये जो कोरोना के हवाले से दोबारा से कुछ खदशात बढ़ रहे हैं, जो SOPs भी जारी किए गए थे स्कूलों के हवाले से, उन SOPs पर अमल हो रहा है या नहीं, और ये भी पूछते हैं कि जो केसेस के हवाले से यहाँ पर चेक एंड बैलेंस रखा गया था उसके हवाले से नई अपडेट्स किया है। मुझे बताइएगा कि SOPs के मुताबिक स्कूल खोले जाने थे, कुछ केसेस दीगर इलाकों से तो सुनने में आ रहे हैं, खबरें हैं कि सामने आ रहे हैं, यहाँ की कंडीशन क्या है और SOPs के हवाले से आपकी हिकमत अमली क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs जारी की गई थी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और एक गाइडलाइन दी गई थी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारी पूरी टीम ने ऑलरेडी बिफोर ओपनिंग ऑफ स्कूल्स जो हमने प्रिपरेशन करनी थी वो हमने की है, और स्कूल ओपन होने पे भी हमारी पूरी टीम जो है वो फील्ड में इस चीज़ को चेक कर रही है कि कोई स्कूल ऐसा तो नहीं है जो SOPs के बरअक्स ये काम कर रहा हो। आज भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री मेल एक प्राइवेट स्कूल को उन्होंने देखा है, वहाँ थोड़ा डिस्टेंसिंग का मसला था तो वो उनको फौरी तौर पर इंस्ट्रक्शन देकर आए हैं कि वो उस डिस्टेंसिंग को कायम रखें जो गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक है। इसके अलावा हमने कोई 1252 हमारे केसेस के जो टेस्टिंग होनी है कोविड-19 के हवाले से वो भी हो चुकी है टेस्टिंग, और उसके रिजल्ट्स जो है ना वो अवेटेड हैं, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सारे रिजल्ट नेगेटिव होंगे अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से। अच्छा, आपके इस एरिया में टेस्टिंग हो चुकी है। इकबाल सादिक आपका शुक्रिया। आप हमें कमिश्नर आमिर खट्टक का तालीमी इदारों की तरफ से सड़कों पर कचरा और कूड़ा फेंकने का सख्त नोटिस। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से वेस्ट बिन नष्ट करने के बावजूद कूड़ा सड़क पर फेंकना अफसोसनाक है। DC ने मजीद कहा कि भारी फीस लेने वाले तालीमी इदारे शहर की ये खिदमत कर रहे हैं। DC की हिदायत पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कार्रवाइयां शहर के बड़े तालीमी इदारों को नोटिस जारी कर दिए गए। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस को नोटिस जारी कर दिया गया। ब्रिटेन इंटरनेशनल स्कूल, लाहौर ग्रामर स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, जिना हाई स्कूल और सिटी स्कूल को भी नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस में 24 घंटे के अंदर सफाई की सूरत-ए-हाल बेहतर करने की हिदायत जारी की गई हैं।
आपको बताते चलें, सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज का ट्वीट, कहा स्कूलों को मरहलावार ओपन करने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं लाई गई। हम रोजाना की बुनियाद पर कोविड-19 सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। केसेस सामने आने वाले स्कूल सील कर दिए गए हैं। बच्चों, असातिज़ा और उनकी फैमिलीज की सेहत पर जीरो समझौता किया जा रहा है। मुराद राज ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों को मरहलावार ओपन करने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं लाई गई। हम रोजाना की बुनियाद पर कोरोना सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। केसेस सामने आने वाले स्कूल सील कर दिए गए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सरगोदा में सफाई के नाकिस इंतजाम, कमिश्नर के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया गया। अफसरान की गफलत के बायस वेस्ट ड्रम्स को इस्तेमाल में न लाया जा सका। कूड़ा करकट जमा करने वाले वेस्ट ड्रम्स अहम शाहराहों पर बेकार होने लगे हैं। कमिश्नर ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसरान की चंद रोज कबल नाकिस इंतजाम पर सरजनश की थी। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह से। जी फसी। जी बिल्कुल, शहर में सफाई के नाकस इंतजामात पर सरगोदा कमिश्नर डॉक्टर फरा मसूद की जानिब से नोटिस लिया गया था और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसरान को यह हिदायत जारी की गई थी कि सफाई के इंतजामात को हतमी शक्ल दीजिए और 15 रोज का उन्हें वक्त दिया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी अहम शाहराहों पर आप देख सकते हैं वो ड्रम मौजूद हैं जिनको कूड़े दानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इनको चौक चौराहों पर रखना चाहिए। लेकिन अहम शाहराहों पर आप अगर कैमरामैन फैजान खान आपको दिखा सके, ये अहम शाहराह पर तमाम जो ड्रम पड़े हैं उनको स्पेयर रखा गया है, ना कि इनको किसी जगह पर रखा जाता जहां पर शहरी कूड़ा जो है फेंकते हैं वहां पर रख के इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। आप देख सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसरान की यह गफलत का मुजाहरा है और इस हवाले से उन्होंने कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर फरा मसूद के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया है और कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे। कचरा कुंडी भी शहर के अंदर कायम की गई है और शहरियों को इस हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उनका कहना है कि बहुत सारे अमराज फैल रहे हैं इस कूड़ा क्रिकेट की वजह से। बहुत सारे अमराज फैल रहे हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सरगोदा में 12 साल गुजरने के बावजूद डीएचक्यू टीचिंग अस्पताल का बर्न यूनिट ताहाल फाल नहीं हो सका, जिसके बायस झुलसे हुए मरीजों को मीलों सफर तय करके दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। बर्न यूनिट का इफ्तिताह 2008 में किया गया था। बर्न यूनिट फाल न होने के बायस बर्न यूनिट की जगह डायलिसिस सेंटर बना दिया गया। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे जुनेद खान। जुनेद बताएगा। मौजूद हैं डीएचक्यू टीचिंग हॉस्पिटल के बर्न यूनिट के बाहर, जिसका इफ्तिताह तो 15 नवंबर 2008 को कर दिया गया था। लेकिन जो बर्न यूनिट है इसका एक दिन वर्किंग नहीं हो सकी, एक दिन नहीं ये स्टार्ट हुआ। इसके जो टब वगैरह हैं वो बना दिए गए थे, वार्ड के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सारे के सारे 2008 में लगा दिए गए थे, केमिकल्स ले आए थे, लेकिन एक दिन भी इसने वर्किंग नहीं की, एक दिन चालू नहीं हुआ। ये जो बर्न यूनिट है मरीजों को जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो मरीज आते हैं जो कि झुलसे हुए होते हैं, जले हुए मरीज होते हैं, पूरी डिस्ट्रिक्ट में एक भी बर्न यूनिट नहीं है, उन्हें पहले डीएचक्यू सरगोदा में लाया जाता है। इसके बाद मुख्तलिफ अस्पताल जिनमें फैसलाबाद के एलाइड हॉस्पिटल या खारियां के हॉस्पिटल में यहाँ से मुंतकिल किया जाता है, जिसकी वजह से आधे से ज़ायद मरीज जो हैं वो रास्ते में ही जो हैं खालिक हकीकी से जा मिलते हैं। पिछले रोज भी एक रास्ते में ही खालिक हकीकी से जा मिलते हैं। जुनेद आपका शुक्रिया। उधर लिया के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुख्तलिफ अस्पतालों में रेफर करने का नोटिस, डिप्टी कमिश्नर लिया असफरजान ने अस्पतालों के एमएस को दफ्तर तलब कर लिया। अपडेट करेंगे इस हवाले से जायद सरफराज साहिब बताएगा। कमिश्नर लिया असफर जिया ने आज जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, थल अस्पताल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के जो एमएस साहबान हैं उनके साथ मीटिंग की और अस्पताल की जो कारकर्दगी उन्हें चेक करने वाले से उनसे मालूमात और ब्रीफिंग भी ली। डिप्टी कमिश्नर से बात करते सर, अस्पताल की कारकर्दगी चेक करने वाले से मीटिंग हुई, इसका क्या मकसद है सर? जी, इसका मकसद ये है कि हमारे पास तकरीबन 6 हमारे हैं हॉस्पिटल्स, जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, डीएचक्यू हॉस्पिटल है, तो उनके एमएस साहबान और सीओएल के साथ मीटिंग की है। बिलखसूस मैंने उनको ये ख़ास तौर पर हिदायत की है कि हमारे जो करोड़ में, चौबारा में, फतेहपुर में, कोट सुल्तान में हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो कम से कम लोगों को रेफ़र करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ सहूलियात प्रोवाइड की हैं, तो बिला वजह अननेसेसरी मरीज़ों को ट्रैवल ना कराया जाए। इस हवाले से सख्ती से हिदायत दी है। इसके अलावा हाज़िरी डॉक्टर्स की, स्टाफ की मौजूद होन, अद्वियात की मौजूदगी और उसकी फरामी, ये सारी चीज़ें जो सर्विस डिलीवरी की हैं उनको इंश्योर करने के लिए मीटिंग की गई है। और पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हेल्थ के हवाले से हालात काफ़ी बेहतर हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ वैक्सीन्स होती हैं, जैसे ये कुत्ता काट जाए तो उसके लिए वो तमाम इंश्योर किया गया है कि तमाम हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हों और वो लग सकें और मरीजों का अच्छी तरीके से इलाज हो सके। तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। बहुत शुक्रिया जायद सरफराज, आपने अपडेट किया। इस हवाले से मियांवाली डीएचक्यू डायग्नोस्टिक सेंटर में कायम टीबी वार्ड को अलग कर दिया गया। टीबी के मरीजों को एक ही छत तले तमाम सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी
بالکل MSDHQ ڈاکٹر رفیق خان نیازی کی قیادت میں میاں والی ہاسپٹل ان دنوں ترقی کی جانب جو ہے گامزن ہے. یہاں پہ ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے. TB وارڈ کو DHQ ہاسپٹل میں جو تھا اس کو الگ کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ کب تک فنکشنل ہو جائے گا اور اس میں کیا کیا مریضوں کو سہولیات میسر آئیں گی. ڈاکٹر صاحب کب تک یہ TB وارڈ فنکشنل ہو جائے گا اور مریضوں کو کیا سہولیات میسر آئیں گی اور اس کو الگ کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ TB کے پیشنٹ کو جو سہولیات میسر تھیں DHQ ہاسپٹل میں وہ ڈسپرس تھیں. کوئی سہولت کہاں پہ تھی کوئی کہاں پہ تھی. تو اب میں نے یہ کیا ہے کہ تمام سہولیات کو ایک جگہ پہ فکس کر دیا ہے. یعنی اب ون ونڈو آپریشن کے تحت ہمارے TB کے پیشنٹ مستفید ہو پائیں گے. اب وہاں TB وارڈ بھی ادھر ہی ہوگا. TB کا جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے وہ بھی ادھر ہی بیٹھے گا. اور ہم نے DR سسٹم جو ہمارا کافی عرصے سے بند پڑا تھا اس کو بھی ہم نے فنکشنلائز کروا دیا ہے. اور ہمارا جو جین ایکسپرٹ مشین ہے وہ بھی میں وہیں شفٹ کروا رہا ہوں. میڈیکل سٹور بھی وہیں ہوگا، ریسیپشن بھی وہیں ہوگی، ان کی پیشنٹ کی رجسٹریشن بھی وہیں ہوگی. یعنی TB کا پیشنٹ جب ایک دفعہ وہاں جائے گا تو سارے کام اپنے کروا کے اسی سینٹر سے ہی باہر نکلے گا، کہیں بھی اور نہیں جانا پڑے گا. ابھی کام جاری ہے میرا کہیں بھی اور جانا نہیں پڑے گا، کام جاری ہے. اختر مجاز آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ادھر سوشل ویلفیئر مدر اینڈ چلڈرن ہوم دارالفلاح میں اسٹاف کی کمی کا سامنا ہے. دارالفلاح میں انسٹرکٹر کی 4 سیٹیں خالی ہیں. اپڈیٹ کریں گی سہیرا طارق. موجود ہوں سوشل ویلفیئر کے مدر اینڈ چلڈرن ہوم دارالفلاح میں، اور دارالفلاح میں اس وقت 24 کے قریب بے گھر خواتین اور ان کے ساتھ جو بچے ہیں وہ بھی مقیم ہیں. یہاں پر خواتین کو رہائش کے ساتھ ساتھ دیگر جو سہولیات ہیں اور جو تکنیکی تعلیم ہے وہ بھی دی جاتی ہے. لیکن یہاں پر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 4 سیٹس انسٹرکٹرز کی جو ہیں وہ خالی ہیں، جس میں خواتین کو یہاں پر مذہبی تعلیم قرآن کی تعلیم دینے کے لیے جو مذہبی انسٹرکٹر ہے وہ موجود نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی کا یہاں پر خواتین کو کورس کروایا جاتا ہے تاکہ یہ فارغ نہ بیٹھیں بلکہ کچھ نہ کچھ ہنر جو ہے وہ سیکھتی رہے. یہاں پر سلائی کڑھائی کی انسٹرکٹر بھی یہاں پر موجود نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے نرسری انسٹرکٹر کی، کیونکہ یہاں پر کافی سارے بچے موجود ہیں، وہ بھی یہاں پر کئی سالوں سے موجود نہیں ہیں. کئی سالوں سے ان سیٹس پر بھرتیاں نہیں ہو سکی ہیں، جبکہ یہاں پر سویپر جو ہے اس کی سیٹ کئی سالوں سے بھرتیاں نہیں ہو سکی. بہت شکریہ سہیرا، آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے ٹرین میں سفر کرنے والے مسافروں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان ریلوے نے ٹرین میں ڈائننگ کی سہولت بحال کر دی ہے. مزید بات کریں گے گوہر رحمان سے. گوہر، اچھی خبر ہے، ڈائننگ کی سہولت جو ہے بحال کر دی گئی ہے. جی بالکل، کورونا کے باعث بند معاملات زندگی بحالی کی طرف گامزن ہے. ایسے میں پاکستان ریلوے کا جو ٹرین کا پہیہ ہے وہ بھی چل چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف جو فنکشنز ہیں وہ بھی بحالی کی طرف گامزن ہے. پاکستان ریلوے کی جانب سے ٹرین کے اندر ڈائننگ کی فیسلٹی کو آج سے بحال کر دیا گیا ہے. جو بھی شہری جو ہے ڈائننگ چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، اب انہیں کھانا بھی ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ریلوے اسٹیشنز پر مختلف جو کینٹینز ہیں وہاں پر پاکستان ریلوے کی جانب سے تیزگام ایکسپریس کا ایک سانحہ پیش آیا تھا جس میں سلنڈر بلاسٹ کے باعث جو ہے مختلف جانوں کا ضیاع بھی ہوا تھا. تمام ریلوے اسٹیشنز پر جو ہے سلنڈر کے استعمال پر پابندی لگاتی تھی کینٹینز کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ یہ پابندی بھی آج سے اٹھا لی گئی ہے. جو بھی اسٹیشنز کے اوپر کینٹینز ہیں وہاں پر بھی سلنڈر کا استعمال کیا جا سکتا ہے کھانا گرم کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریل کے اندر جو مختلف کیٹیگریز کے اندر خصوصاً طور پر AC پارلر کے اندر جو مسافر سفر کیا کرتے تھے انہیں کھانا دیا جاتا تھا اور جو مختلف چیزیں دی جاتی تھی وہاں پر بھی جو ہے مختلف جو ہیٹرز ہیں ان کے استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. گوہر، آپ کا شکریہ. لیاقت پور میں سیم نالے کا منصوبہ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے سینکڑوں کی تعداد میں عباسیہ چکوک کے کاشتکاروں کا پریس کلب میں احتجاج. بات کریں گے اس حوالے سے. حسن محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن بتائے گا. عباسیہ چکوک کے جو کاشتکار ہیں سیم نالا نامکمل ہونے کی وجہ سے انہوں نے آج چوتھا روز ہے پریس کلب لیاقت پور میں جو ہے یہ احتجاجی جو دھرنا ہے اور جو کیمپ ہے یہ یہاں پہ لگایا ہوا ہے. اس پر جو ہے انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے. جو محکمہ انار ہے ان کے خلاف نعرے بازی کی جاتی ہے. اس ٹائم جو کاشتکار ہیں عباسیہ چکوک کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ بتائیے گا 4 روز گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ احتجاجی جو ہے یہ دھرنا چل رہا ہے جبکہ SGO محکمہ انار وہ بولتے ہیں کہ جو سیم نالا ہے اس کی اب ضرورت نہیں رہی، سیم ختم ہو چکا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام صحافی بھائیوں کا، دوستوں کا آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ مسلسل ہمیں 4 دن سے کوریج دے رہے ہیں.
आपके सामने ये जो कसीर तादाद हमारे जिम्मेदार भाइयों को बैठी हैं, ये पुरअज़म है। जहाँ तक सवाल है एसडीओ साहब की बात का, तो यहाँ से कोई लंबी चौड़ी कोई इंडिया जाने वाली बात नहीं है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर वो एरिया शुरू हो जाता है, जो कि 100 देहात पे मुश्तमिल है। अब मीडिया टीम को मैं दावत देता हूँ कि आप वहाँ पे आए, एसडीओ साहब को भी दावत है, वो हमारे साथ चलें। अगर वो उनकी ऐनक में से उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, तो आप मीडिया वाले हमारे साथ चलें, हम आपको दिखाते हैं कि वो कहाँ पे वो ग्रीनरी है जो एसडीओ साहब ने देख ली है, या अपनी वो करप्शन छुपाने के लिए किसी 1, 2, 4 जिम्मेदारों से उन्होंने कोई ऐसी चीज़ लिखवा ली हो। शायद मुझे ये भी पता चल रहा है कि वो अपने कोई जिम्मेदारों के साथ जिनके वो मोगे शोगे तोड़ने में उनको हेल्प आउट करते हैं, उनसे अगर उन्होंने कोई ऐसा बयान वगैरह लिखवा लिया है, तो ये तो सामने की चीज़ें हैं। आप मीडिया वाले वो एसडीओ साहब को साथ लें और देखें कि यहाँ पे हालात है सेम के हैं या ना है। और मैं इसके साथ ये भी दावा करता हूँ कि अगर वहाँ पे आप दोस्त देखें कि 60% रकबा जो हमारा तबाह हो गया है सेम की वजह से, वो वहाँ पे कोई फसलें नहीं है, अगर तो हम इस दावे में सच साबित हुए, तो फिर महकमा इनहार के बारे में जो बात कर रहे हैं वो हमारी सच है। अगर हमारी ये बात वहाँ पे झूठ साबित हो कि हमारा वहाँ पे 60% 100 देहात में रकबा जो है वो सेम से मुतासर नहीं है, तो हम ये आज ही ये धरना खत्म कर। हमारे साथ ताउन करें, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। इस हवाले से सनावा सुल्तान कॉलोनी के रेडीबान को एक पंखे और बल्ब का बिल 85,000 से ज्यादा भेज दिया गया। बिल न भरने की सूरत में मेपको एहलकारों की मेहनत कश के घर की बिजली काटने की धमकी। एक्सिन कोटद्दू ने कहा कि गलती से बिल ज्यादा भेज दिया गया, जिसको फौरी दुरुस्त कर दिया जाएगा। एक्सिन कोटद्दू खुर्शीद अहमद का सुल्तान कॉलोनी के रिहायशी रेडीबान रमजान के घर का बिजली का बिल फौरी दुरुस्त करने का हुक्म। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने कोहे सुलेमान का दौरा किया। महकमा ज़राअत के अहम अफसरान भी सेक्रेटरी ज़राअत के हमरा मौजूद थे। सेक्रेटरी ज़राअत ने तहसील कोहे सुलेमान में सब्जियों की कमर्शियल बुनियादों पर काश्त के हवाले से मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने कोहे सुलेमान का विजिट किया। महकमा एग्रीकल्चर के अहम अफसरान भी सेक्रेटरी ज़राअत के हमरा थे। सेक्रेटरी ज़राअत ने तहसील कोहे सुलेमान में सब्जियों की कमर्शियल बुनियादों पर काश्त के हवाले से मुख्तलिफ मकामात का जायजा भी लिया है। आपको बताते चलें कि सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने कोहे सुलेमान का विजिट किया। महकमा एग्रीकल्चर के अहम अफसरान भी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के हमरा थे। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने तहसील कोहे सुलेमान में सब्जियों के कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू पर काश्त के हवाले से मुख्तलिफ मकामात का जायजा किया है। ये मनाज़िरा मुलाहिजा कर रहे हैं। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा।